सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर परिवार में एकदम बिंदास से होंगे। तो बेटा आज हमारे 500 सीरीज में 15वां चैप्टर चलेगा, जिसके आज क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देरी करते नहीं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला प्रश्न निकल के आता है हमारा इसमें, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 200 कितनी है भाई 40 हो तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। तो कितने रहने वाली हैं 233, 228, 216 और 211। तो बेटा क्या रहेगा हमारा राइट आंसर इसमें। जो 240 के न्यूनतम अनुमत एक ही चरण में जो कार्यशाली वोल्टेज होती हैं वो होती है हमारी कितनी 240, 228। ठीक है, कितनी रहती है बेटा 228। ध्यान रखना इस चीज का। ये बताओ बेटा 3 फेस में कितनी होती हैं। थ्री फेस में वोल्टेज कितनी होती है बताओ बेटा। प्रश्न दूसरा हमारा, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। प्रश्न पकड़ो, क्या कह रहा है कि 1 कूलाम विद्युत द्वारा क्या होता है भाई, मुक्त होता है। प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ में आ गई आपकी। तो अब आंसर देखेंगे ऑप्शन में, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोनगल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बेटा चारों राइट आंसर में से कौन सा एक रहेगा हमारा, कमेंट करेंगे बेटा क्या आंसर रहने वाला है हमारा। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि 1 कूलम विद्युत द्वारा क्या होता है, मुक्त होता है। बेटा ध्यान रखना इस चीज का, है ना। प्रश्न है 3, सचिपित नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है बेटा। यूपीएस का पूर्ण रूप बताना है आपको, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन रहने वाले हैं, बताओ। यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक है, अनग्रेजुएटेड पावर सप्लाई, अनट्रिब्यूटेड पावर सप्लाई। तो क्या रहेगा हमारा चारों में से, चारों ऑप्शन में से। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्या रहेगा, डी हमारा क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है। चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपके। जो आवर्ती कन्वर्टर होता है वो कौन सा होता है चारों में से। रेक्टिफायर, डीसी चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, डीसी से एसी कन्वर्टर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे बेटा, बताएंगे। 4वें प्रश्न में बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, साइक्लो कन्वर्टर। बेटा जब पहले भी प्रश्न आ चुका है, फिर दोबारा से प्रश्न आ गया, इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। प्रश्न है हमारा, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है बेटा। पीडब्ल्यू का पूर्ण रूप बताना है बेटा आपको। पीडब्ल्यू का क्या बताना है, पूर्ण रूप बताना है आपको, ठीक है ना। तो प्लस वाइट मॉड्यूलेशन प्लस विद मॉड्यूलेशन प्लस विद मॉड्यूलेशन फेज 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 वाइट मॉड्यूलेशन फेज BITHD मॉड्यूलेशन। तो कौन सा रहने वाला राइट आंसर बेटा, चारों में से बताएंगे बेटा, ABCD। कौन सा रहेगा चारों में से बेटा, 5 में बताएंगे क्या रहने वाला है हमारा। तो 5 में हमारा राइट आंसर क्या आएगा, बी। क्या रहेगा, बी रहेगा हमारा। प्रश्न है 6वां, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है। जो हमारा ऑफलाइन यूपीएस होता है अगर वो ऑफलाइन हो तो क्या फायदा है। 6वीं बेटा क्या रहने वाला है आंसर। तो पहला नियंत्रण बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, आगे देखते हैं। यह नियंत्रण आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है,
एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त है। तो बेटा क्या है हमारा चारों में से ऑप्शन रहने वाला है हमारा छठवीं में, क्या रहेगा हमारा छठवीं में राइट आंसर? डी बेटा। क्या रहेगा? डी रहेगा हमारा राइट आंसर इसमें बेटा। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा हमारे छठे में? हमारा डी आंसर रहेगा। तो सातवां प्रश्न देती है, नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज का जो नियंत्रण जो आउटपुट वोल्टेज होती है वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेपलायर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ गई? किसका? इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ये बोल रहा है रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, दोलन सर्किट, फीडबैक सर्किट। तो चारों में चार ऑप्शन में से रहने वाला है हमारा राइट आंसर। क्या रहेगा बेटा राइट आंसर? बताएं कमेंट करके। तुम्हारा राइट आंसर रहेगा डी, फीडबैक सर्किट ब्रेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा आठवां, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस फीडबैक का नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? किस फीडबैक नेटवर्क का इसमें किसमें उपयोग कर रहे हैं? स्टेबलाइजर में। प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो बेटा। जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नई ढंग से पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो आंसर भी सटीक तरीके से नहीं दे सकते आप। समझ में आ रही? प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, उसके बाद क्या करो? आंसर दो। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? धारा डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ट्रिप ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क और प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन रहने वाले हैं हमारे। तो हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा बेटा हमारा? बी, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। आंसर हमारा क्या है? बी बेटा। ठीक है, 8वें में। प्रश्न 9 है, चरम वोल्टेज स्टेपलायर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? वोल्टेज को क्या कर रहा है भाई? सक्रिय कर रहा है भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे चरम वोल्टेज स्टेपलायर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय करना चालू सक्रिय कर रहा है उस वोल्टेज को? तो ऑटो स्टेट, आउटपुट ट्रांसफॉर्मर, ओवर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले। तो कौन सा हो जाएगा बेटा 9वें में आंसर हमारा? कमेंट करेंगे बेटा। हमारा राइट आंसर रह जाएगा हमारा चारों में से ऑटो स्टेट। राइट आंसर क्या है हमारा? ए। ओके, प्रश्न है हमारा 10वां, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव रहता है बेटा? वो आप बताओगे इसमें। पहला है अधिक, दूसरा है कम, शून्य हो जाता है। ये क्या है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है और समान रहता है। तो बताएंगे बेटा 10वीं में क्या आंसर रहेगा हमारा? राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? अधिक होता है। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक बढ़ जाता है उसका आंतरिक प्रतिरोध। आपको पता होगा कि धारा का मान, प्रतिरोध का मान, अगर दोनों को हम प्रतिरोध को सप्लाई जोड़ें, जो उसका मान है, अगर उसमें हम धारा का मान बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। अगर प्रतिरोध का मान घटाएं तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रही ना आपकी बात? तो इस चीज को समझना आप। ठीक है ना? तो इसमें क्या रह जाएगा हमारा? अधिक। 11वां प्रश्न है, वोल्टेज एम्पीयर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्टेज 8 एच के रूप में रेटिंग दी गई है। तो कितनी होंगे भाई? 4 सेल हैं बेटा हमारे, तो 8 हैं, तो 4 सेल हैं, 1.5 के 4 सेल हो गए। तो ए एच कितना चलेगा और किस रूप में जुड़े हैं हमारे? वोल्टेज एम्पलीफायर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े हुए हैं। क्या? हमारे समांतर में जुड़े हुए हैं। ये समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है,
ये समांतर में जुड़े हुए हैं कितने, 1.5, ठीक है, 1.5, 1.5, 1.5, तो 4 दे रखे हैं। तो पूछ रहा है कि रेटिंग, मतलब ये पूछ रहा है वोल्टेज और एम्पीयर घंटे गणना करें यदि समांतर में वोल्ट जुड़ी हैं। समांतर में बेटा क्या रहता है, वोल्टेज सेल के वो मान है वो उतने की उतना रहता है, ठीक है, ये दे रखा है। और कितने हैं, ये 4 हैं, तो 4 इंटू कितने दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 कर देंगे तो 8 दूनी 4 को 4 4 36 बार 4 16 4 5 8 को 8 19 16 38 24 को 32, कितना आएगा, 32 घंटे आ जाएगा ए एच तुम्हारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना बेटा। मतलब कहने का मतलब है कि दिए हुए वो सेलों की संख्या और दिए हुए तुम्हारे कितना ए एच का रेटिंग मान, तो इन दोनों का गुणा करती हैं, तो उसमें जो घंटे निकल के आती हैं हमारे ए एच मतलब एम्पियर घंटा, तो वो निकल के आती हैं इस प्रकार से। कितने घंटे चलेगी हमारी वोल्टेज, एम्पियर कितनी है उसके अंदर, वोल्टेज कितनी है हमारी 32 और एम्पियर कितने हैं 1.5, वो हाँ ए एच हमारा कितना है 1.32, ठीक है ना। तो हमारा किस प्रकार से आया, 32 आ गया। राइट आंसर कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से निकालते हैं। स्वचालित स्टेप पर वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है, तो हमारे चारों दे रखे, गीजर, ग्राइंडर, टीवी रिसीवर और पंप मोटर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बारे में क्या राइट आंसर रहने वाला है, हमारा रहेगा सी आंसर, टीवी रिसीवर। प्रश्न 13वां, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है भाई, इन्वर्टर का कार्य बताना है बेटा। 13 में हमारा बताएंगे हमारा इन्वर्टर का कार्य क्या है। एसी को डीसी में, ये तो कन्वर्टर काम करता है, कन्वर्टर काम करता है, ठीक है ना। डीसी वोल्टेज को एसी में, ये हमारा क्या बताता है, इन्वर्टर काम करता है, ठीक है। और डीसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना और एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। तो हमारे दोनों आपको दे रखी हैं, तो इनमें से कोई 2 आंसर पूछ रहा है, इन्वर्टर कार्य कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा 14 में है, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। जो इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसका किसमें, आउटपुट में बेटा, किसमें, आउटपुट में। तो आउटपुट में क्या उद्देश्य ट्रांसफार्मर का, वो देखना है। इनपुट एसी को स्टेप अप, इनपुट एसी को स्टेप डाउन, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करे और एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन करें। तो 14 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, ठीक है। 14 में क्या रहा है, अंडर सी हो जाएगा हमारा। देखना बेटा इस प्रश्न को, थोड़ा सा राइट आंसर यही है कि दूसरा है, तो बेटा कमेंट करेंगे वो बताना मुझे, है ना। 15 प्रश्न है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। जो स्वचालित हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है तो उसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो पहला ऑटो ट्रांसफार्मर, स्थितिक ट्रांसफार्मर, रिंग कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, चौथा है फेराइट कोर का ट्रांसफार्मर। तो चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहेगा बेटा, हमारा ए आंसर रहेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। किसमें किया जाता है, स्टेबलाइजर में। और कहां पर, आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्रयोग, कौन से का, ऑटो ट्रांसफार्मर का। प्रश्न है हमारा 16वां, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला स्वयं प्रेरित सिद्धांत पर, विभवपात सिद्धांत पर, फेरो अनुनादी सिद्धांत पर, अनुप्रेरण सिद्धांत पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फेरो अनुनादी सिद्धांत पर क्या करता, कार्य करता है, ओके। 17वां है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो में भाई किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, बताएंगे बेटा कमेंट करके। 17वां प्रश्न रहना है बेटा, तो कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे इसमें क्या रहने वाला है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टोरोडियल ट्रांसफार्मर, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ओके, टोरोडियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा 18वां, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर में, टीवी रिसीवर में,
डीवीडी प्लेयर में सामान्य प्रकाश व्यवस्था में चारों को ऑप्शन रहने वाला राइट आंसर प्रेडिक्ट करेंगे। कौन सा रहेगा राइट आंसर हमारा इसमें? बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में क्या करते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, वर्ग तरंग का। प्रश्न है हमारा 19वां, वोल्टेज स्टेपलायर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न भाई, मोस्ट प्रश्न है बेटा। तो किसका? अमीटर का, वोल्ट मीटर का, ओम मीटर का, मल्टीमीटर का, किसका किया जाता है बेटा 19 में? हमारा बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। हम बेटा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मल्टीमीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा 20वां, वोल्टेज स्टेपलायर का प्रकार क्या है? जी वोल्टेज स्टेपलायर दे रखा है, इसका प्रकार क्या है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। सर्वो वोल्टेज स्टेपलायर, स्वचालित वोल्टेज स्टेपलायर, मैनुअल स्टेबल वोल्टेज स्टेपलायर, नियत वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर स्तर। चारों के चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा बेटा? कमेंट करेंगे हमें, आप बताओगे। 20 में क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा? तो 20 में रहेगा बेटा हमारा सी आंसर, मैनुअल स्टेबल वोल्टेज स्टेपलायर। ठीक है बेटा, प्रश्न हमारा 21वां, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? हमारे एक साधारण नॉर्मल एक इन्वर्टर है, तो उसमें महत्वपूर्ण चरण क्या होने वाला है? तो पहला ऑप्शन है दोलक दृष्टकारी चरण, दूसरा दोलक और एम्पलीफायर चरण, तीसरा है एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर निर्गत, और चौथा है दोलन एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन। तो 21 में क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर बेटा? कमेंट करेंगे सबसे पहले। तो 21 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा दोलन सर्टिफायर, दोलन और एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर निर्गत। तो हमारा राइट आंसर हो बेटा डी। क्या? डी, दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण क्या होता है भाई? एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, यूपीएस का फिर प्रश्न आ गया दोबारा से बेटा, ध्यान रखना, भूल मत जाना, फिर से आ गया। हाँ, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? बैकअप उसका किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है बेटा? बताएंगे कमेंट करके। तो पहला, यूपीएस की बीए रेटिंग बढ़ाएं, बैटरी की एएच क्षमता बढ़ाएं, बैटरी की एएच क्षमता घटाएं, और बैटरी टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90% रेटिंग बढ़ाए रखें। तो बेटा जो बैटरी का यूपीएस होता है उसकी क्षमता हम किस में बढ़ाते हैं? प्रश्न भी आ चुका, तो उसका किस में बढ़ाते हैं बेटा? एएच में बढ़ाते हैं। किस में? एएच में बढ़ाते हैं, एम्पियर घंटा। ओके, किस में? एम्पियर घंटा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? बी। तेईसवां प्रश्न है कि द्वितीय सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है बताएंगे बेटा। पहला है ट्रिकल चार्ज प्रदान करें, फ्रैक्शनिंग चार्ज प्रदान करें, तीसरा है नियत धारा चार्जिंग प्रदान करें, चौथा है नियत विभव विद्युत धारा नियत विभव विधि चार्जिंग प्रदान करें। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट रहेगा हमारा राइट आंसर बेटा? कमेंट करेंगे। देखो, नियत द्वितीय सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? तो एक ही विधि है, इस विधि से हम क्या करते हैं? इस दोष को रोका जा सकता है। ठीक है ना? और किसका? ट्रिकल चार्ज प्रदान करके, क्योंकि ये ट्रिकल चार्ज विधि से क्या करते हैं? इस दोष को रोका जाता है लंबे समय के लिए। प्रश्न 24वां, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो बेटा, फिर उसके बाद आंसर दो। हमारा पहला ऑप्शन है बैटरी यूनिट, दूसरा है हमारा इन्वर्टर यूनिट, तीसरा रेक्टिफायर यूनिट, चौथा है नियंत्रण इकाई। तो क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर? हो जाएगा बेटा बैटरी यूनिट। ठीक है, बीयू। समझ में आ गया ना? 24 में क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? ए। आगे बढ़ती हैं। प्रश्न है हमारा कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी बेटा? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है।
तब सेल पर लोड पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये कह रहा है। समझ में आ गई ना प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला बकलिंग दोष होता है, ध्रुवीकरण होता है, स्थानीय क्रिया होती है, अम्लम अम्ल गम होता है। चार ऑप्शन रह गए। 25 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी, ध्रुवीकरण। 25वां में बी आंसर लॉक कर दो बेटा। प्रश्न 26वां है, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। उसका जो कम बैकअप हो गया उसका कारण क्या है। जैसे कि कहने का मतलब है कि कोई हमारा इन्वर्टर है वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो अब वो काम कर रहा है कितने, 8 घंटे 7 घंटे, तो उसका बैकअप का क्या कारण हो सकता है वो देखना है। इन्वर्टर सर्विस सर्किट में दोष, दूसरा है बैटरी लघुपथ, तीसरा है मेंस अर्थ उचित नहीं है, और चौथा रहने वाला है बैटरी की ईएमएफ क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो 26 में क्या रहेगा हमारा राइट आंसर बेटा, कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, डी, बैटरी की एम्पियर हावर क्षमता पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है भाई, इनकी जो बैकअप होता है वो कम होता है। प्रश्न 27वां है कि यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कि बैटरी लघुपथ होती है, दूसरा है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट है, तीसरा है इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, और चौथा है रिले पॉइंट एक साथ जुट जाते हैं। तो 27 में हमारा क्या रहेगा राइट आंसर बेटा, कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर रहेगा बी। 27 में क्या रहेगा हमारा राइट आंसर, बी रहेगा, दोषयुक्त फीडबैक सर्किट है। ठीक है ना, जो आउटपुट का क्या है, दोष का कारण है यूपीएस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 28वां, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। पूरे लोड के साथ इसको ट्रिप करने का क्या कारण है, प्रश्न समझ में आ गया। मुख्य आपूर्ति विफलता, गलत ओवरलोडिंग सेटिंग, बैटरी चार्ज इनपुट फ्यूज उड़ जाता गया, और बैटरी टर्मिनल में ढीला कनेक्शन। तो चारों ऑप्शन में तो बेटा बताएंगे कमेंट करके क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर। बताएंगे बेटा 28 में क्या रहने वाला राइट आंसर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, गलत ओवरलोडिंग सेटिंग। राइट आंसर क्या है, बी हमारा। तो आज की हमारी इस वीडियो बस इतनी क्वेश्चन को इसमें चैप्टर में थे, पीडीएफ में दे रखे थे, तो इनको सॉल्व किया। जो बच्चे हमारी वीडियो को इंडिया किसी भी कोने से देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।